हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 का केमिकल साइंस सब्जेक्ट का एनालिसिस करने वाले हैं कि केमिकल साइंस सब्जेक्ट में कौन-कौन सी यूनिट को हम इम्पोर्टेंट हमारे लिए पढ़ना और उस यूनिट्स में क्या-क्या टॉपिक्स है जिसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है ना? उसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि उससे प्रीवियस उस जितने भी टॉपिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, उस टॉपिक से आपको 18 और 19 में सीजी सेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आया है, उसके बेस पे मैंने एनालिसिस करके टेबल को प्रिपेयर किया है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं यूनिट वाइज बताऊंगा, साथ में इसमें टॉपिक्स भी बताऊंगा, उस यूनिट में क्या-क्या टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ पर 18 और 19 का हम लोग सीजी सेट एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए थे उस यूनिट से, उसको भी यहाँ पर मैंने बता दिया कि रफली इस इतने क्वेश्चंस तो इससे हमें देखने को मिले थे, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग हम एक अगला अपना 2024 का भी प्रिपेयर हम कर रहे हैं। तो इसमें भी यही चीज़ें उम्मीद बनाकर चलेंगे कि इतने क्वेश्चंस तो लगभग हमें देखने को मिलने वाले हैं इन सभी टॉपिक से। और साथ ही साथ बता दूं, मैं इस वीडियो लेक्चर के बाद मेरा केमिस्ट्री में, केमिकल साइंस में और वीडियो लेक्चर्स आएगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगा पूरे अलग-अलग वीडियोस में, है ना? मैक्सिमम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस में लूँगा और सबको डिटेल में कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो लेक्चर के बाद केमिकल साइंस का भी मेरा वीडियो लेक्चर अल्टरनेट डेज में आते रहेगा, है ना? मतलब एक कंटिन्यू आते रहेगा। तो आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए, तो इससे आपको क्या होगा, जो भी एक वीडियो लेक्चर में मैं 10 से 15 कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इससे आपको क्या होगा, और आसानी से कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी, जो आपके एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल हो सकता है। एग्जाम के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम सीजी सेट एग्जाम को लेकर के, तो ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल साइंस को पूरा डिटेल में यूनिट वाइज। तो सबसे पहला हम देखते हैं, अब मैं एक चीज़ और बता दूं कि आपको, मैं अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैंने बताया था पेपर 2 के लिए, हम 50 से 60 क्वेश्चन हमें सही बना लेते हैं या फिर 60 से 70 क्वेश्चन मैक्सिमम, है ना? तो भी हमारा सीजी सेट क्लियर हो जाए, क्योंकि 60 से 70 हम बनाते हैं तो 140 नंबर, 130 से 140 नंबर आपका आ जाएगा पेपर 2 में। तो आप इतने में आराम से क्वालिफाइड हो जाएंगे। उसके बाद आप पेपर 1 में भी 25 से 30 क्वेश्चन तो मैंने बताया है सही बनाने का ट्रिक, और मैं पेपर 1 का पूरा आपको वीडियो लेक्चर सीरीज में आप प्रोवाइड कराने वाला हूँ, एक एक करके अपलोड होते जा रहे हैं ना चैनल पे, उसको भी देख सकते हैं आप। तो ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा इसके अकॉर्डिंग, इसीलिए मैंने यूनिट वाइज डिवाइड किया है टॉपिक को। तो आपको 18 और 19 का एनालिसिस करते हुए हम चलेंगे यहाँ पर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं केमिकल साइंस का पहला यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जिसमें हम शेप के बारे में देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल हो गया, है ना, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल। साइज से रिलेटेड आता है, बॉन्ड एंगल हो गया, स्ट्रक्चर, शेप स्ट्रक्चर, जियोमेट्री, और बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू हम निकालते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आपको आएगा, वीएससीपीआर थ्योरी से आपको क्वेश्चन आता है। वीएससीपीआर थ्योरी मतलब हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, है ना। डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका है, कम किसका है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन आया हुआ जिसमें पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक निकालने के लिए, ये भी हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जैसे हम लोग देखते हैं, तो है ना, जब उसको फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जो भी जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और जो फुलफिल्ड है वो डायमैग्नेटिक होता है एनर्जी लेवल्स पे। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को आपको छोड़ना नहीं है, सबको आपको पढ़ना ही है, इससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आएंगे। एक चीज मैं और बता दूं पीरियोडिसिटी को लेकर के, तो पीरियोडिसिटी में आपको पूरा पीरियोडिक ट्रेंड्स को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें एस पी डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हल्का नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, कौन से पीरियड्स के एलिमेंट है ना। और साथ ही साथ जैसे कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए पीरियोडिसिटी में, कि डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है। इन सब चैप्टर से भी आपको 18 में जैसे 7 क्वेश्चन मैंने देखा था और 19 में 6 क्वेश्चन, तो 6 से 7 क्वेश्चन इस यूनिट से आपको मिलेगा, जो कि हम बहुत आसानी से इस यूनिट को हम क्लियर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम 11th 12th में भी इस यूनिट को पढ़ते हैं और ग्रेजुएशन में भी इस यूनिट को हम पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिसिटी। तो ये बेसिक केमिस्ट्री है जो आना चाहिए आपको, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करते हैं। भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले देखें नोमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए। आइसोमेरिज्म, अलग अलग टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, जैसे एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिकल में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया, और जो आप आइसोमेरिज्म अगर स्ट्रक्चरल की बात करेंगे तो आपको हाइड्रेटेड हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, लिंकेज हो गया। ये सब आइसोमेरिज्म को पढ़िए और एक एक एग्जाम्पल उससे आप प्रिपेयर कर लीजिए। वीएसीपीआर थ्योरी, जिसको हम वीबीटी थ्योरी भी बोलते हैं इसमें, है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स के बारे में समझिए। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक मोमेंट आता है, जैसे एक होता है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जिसमें n+2 को हम कैलकुलेट करते हैं, एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट भी आना चाहिए, हमें फाइंड करना नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेस पे उसका मैकेनिज्म आता है ना, जो भी हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मैकेनिज्म, जैसे कि एक होता है डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, एसोसिएटिव मैकेनिज्म, इस सब क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। रफली एक आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे ऑप्शंस के फॉर्म में आते हैं ना, ए बी सी डी दिया रहेगा, उसमें से ए बी हो सकता है सही, बी सी सही हो सकता है। तो इस टाइप से आपको हर एक पढ़ा रहना बहुत जरूरी है। डिटेल में नहीं आता, पूरा डीपली क्वेश्चंस नहीं आता है, बट फिर भी हमें उसके बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर रफली एक टॉपिक को लिखा है, जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें तो आप आसानी से उस चीज को समझ पाएंगे। स्टेबिलिटी वाला भी आया हुआ है पिछले साल क्वेश्चन, जैसे लॉग के और थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी पे लॉग के वाला आया है, रेट कांस्टेंट K1 K2 वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो इन सब क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है, पढ़ते रहना है। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आप छोड़ नहीं सकते, है ना, इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। और यहाँ पर ट्रांस इफेक्ट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एक चीज और मैं यहाँ पे भूला हूँ, ऑर्गल डायग्राम को भी आप पढ़ेंगे। ऑर्गल डायग्राम, ऑर्गल डायग्राम से भी नंबर ऑफ पिक्स के बारे में पता चलता है, कितने सिग्नल है। वैसे ऑर्गल डायग्राम का क्वेश्चन तो आया नहीं है सेट 18 या 19 में, बट आप प्रिपेयर होकर रखना है ना। तो ये ट्रांस इफेक्ट से आया है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से आया है, और आपको आइसोमेरिज्म से आया है, मैग्नेटिक मोमेंट से आया है, नोमेनक्लेचर से आया है। तो इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। मैं तो ये बोलूंगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट भी है और इससे आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा सेट एग्जाम में, चाहे 24 में भी होने वाला है उसमें, है ना। जैसे 18 और 19 में भी 6-6 क्वेश्चन लगभग मुझे दिखा था, है ना। तो आया हुआ था 6 से 7 क्वेश्चन, आप मान के चलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो एक अच्छा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, स्कोरिंग यूनिट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को आप अच्छे से ही पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम चलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में। ये थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। जैसे कोऑर्डिनेशन है एक केमिकल पीरियोडिसिटी है, वैसे ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल आना चाहिए कैलकुलेट करना। कैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मेटल कार्बोनिल के बारे में आना चाहिए, मेटल और कार्बोनिल के बॉन्ड्स के बारे में आना चाहिए। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आया हुआ है, मेटल कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसको जब हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें हम बैक बॉन्डिंग पढ़ लेते हैं। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होता है कि ज़्यादा होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर मेटल क्लस्टर पे आता है, मेटल मेटल बॉन्ड पे, कितने मेटल मेटल बॉन्ड है। अगर एक आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, है ना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स दे दिया जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा मेटल मेटल बॉन्ड्स कितने। ये भी बहुत आसान है, आपको एक ट्रिक के थ्रू मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में, आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में। रिएक्शन मैकेनिज्म जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन होता है, एक रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है, इंसर्शन रिएक्शन होता है, हाइड्राइड एलिमिनेशन मतलब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इन सब टॉपिक को हमें छोड़ना नहीं है, इन सब टॉपिक को हमें पढ़ना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में, बट वो टॉपिक तो एक दो टॉपिक हम छोड़ सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक को जो मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और डिटेल में पढ़ना है, एनालिसिस करके पढ़ना है। इससे भी देख सकते हैं 7 क्वेश्चन आया 18 में, 5 क्वेश्चन आया 19 में, मतलब लगभग 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाता है ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री से, जो कि अच्छा एक स्कोरिंग हमारा यूनिट हो सकता है हमारे लिए, है ना। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हीमोग्लोबिन, हीमेरिथ्रिन, हीमोसाइनिन, साइटोक्रोम, फेरिडॉक्सिन, अब आपका मायोग्लोबिन, पेप्टाइडेस, क्लोरोफिल, कोएंजाइम, विटामिन B12, इन सब का आपको थोड़ा थोड़ा बस नॉलेज होना चाहिए। इन सब को आप पढ़ें कि सबसे पहले इसमें कौन कौन से आयन यूज, जैसे हीमोग्लोबिन की बात करूँ तो मैं आयरन 2+ और आयरन 3+ का यहाँ पर यूज होता है। आप इसको देखिए कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, दूसरा डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है। इसको भी समझिए कि आयरन 2+ ऑक्सी हीमोग्लोबिन में है कि आयरन 3+ ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तो इस टाइप से एनालिसिस करके आप जितने भी यहाँ पे मैंने बोला हीमेरिथ्रिन, हीमोसाइनिन, सब का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आयंस को तो याद रखना ही रखना है कि कौन सा एलिमेंट का आयन, जैसे हीमोसाइनिन कॉपर, हीमेरिथ्रिन में कॉपर है, जो भी है ना, चाहे फेरिडॉक्सिन हो, मायोग्लोबिन हो, कोएंजाइम हो, B12, विटामिन B12 जैसे कोबाल्ट होता है इसमें। तो ऐसी सभी आयंस को याद रखना है, साथ में उसके क्या याद रखना है आपको, उसका आयंस के चार्ज को भी याद रखना है कि 2+ है कि 3+ है। साथ ही साथ आपको सबका थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर को भी पढ़ के जाना है ना। रफली एक आइडिया हमें होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे 18 में 4 क्वेश्चन था, 19 में ओनली एक ही क्वेश्चन था, बट हम मान के चलेंगे 2 to 3 क्वेश्चन आपको इससे देखने को मिल सकता है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि नेट के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो ऊपर के मैंने 4 यूनिट जो अभी एक्सप्लेन किया ना, सब में नेट से क्वेश्चन, नेट एग्जाम में आपको इन सब से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। 3-3 4 क्वेश्चन आपको यूजीसी ने, सॉरी CSIR नेट में आपको देखने को मिल जाता है। तो नेट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक
हो जाता है, तो इन सबको छोड़ना नहीं है। क्लोरोफिल में जैसे कि मैग्नीशियम 2+ हो गया, साइटोक्रोम में भी आयरन होता है, फेरिडॉक्सिन में भी सल्फर आयरन होता है, तो इन सब चीज़ों को हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम चलते हैं एस एंड पी ब्लॉक। तो एस एंड पी ब्लॉक में पीरियोडिक ट्रेंड सबसे पहले बता दूं। एस ब्लॉक का पीरियोडिक ट्रेंड जो हम केमिकल पीरियोडिसिटी में पढ़ते हैं उसी को यहाँ पर एक बार फिर से पढ़ेंगे। एस ब्लॉक में केमिकल एस ब्लॉक का देखेंगे, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज में क्या डिफरेंसेस आ रहा है, डेंसिटी में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर जाने पे बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ना। इस सब चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। साइज हो गया, डेंसिटी हो गया, एसिडिक बेसिसिटी की बात करें हम, है ना, एसिडिक बेसिक कैरेक्टर भी पूछा जाता है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है। साथ ही साथ पी ब्लॉक के एलिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सी एसिड्स, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड और सल्फर के ऑक्सी एसिड, इन सब को भी पढ़ना है। क्वेश्चंस आता है, डायरेक्टली आएगा क्वेश्चंस कि इस ऑक्सी एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, कि ऑक्सी एसिड में कौन से आयंस हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे बोराजिन हो गया, एक बोराजिन जिसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है, फॉस्फाजिन, सिलिकेट्स, इंटर हेलोजन कंपाउंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड को हम पढ़ लें। कार्बोनेट्स स्टेबिलिटी को लेकर के भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, है ना, अलग अलग, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इन सब से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। मैं कराऊंगा अभी जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उसको मैं एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से, तो आपको नया नया कॉन्सेप्ट उसमें भी सीखने को मिलेगा। तो एस एंड पी ब्लॉक में रफली आप पीरियोडिक ट्रेंड्स को याद रखें, है ना, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, अलॉन्ग द पीरियड जाने पे क्या होता है, और साथ में जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सी एसिड, बोराजीन, एक चीज़ और इसमें लिख लेते हैं, इसमें लिख दीजिए बोरेंस, है ना, बोरेंस के बारे में भी पढ़ लें आप। क्लोजो, नीडो, अरेक्नो, बोरेंस के कंडीशंस क्या है, किस फॉर्म में रहता है, तो क्लोजो है, अरेक्नो है, ये सब का ट्रिक्स है कि हम कैसे क्लोजो निकालेंगे, कैसे नीडो है, कैसे अरेक्नो है, हम आसानी से पहचान लेंगे जब हम ट्रिक्स को जानेंगे। ये भी सब मैं अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग ट्रिक के साथ। ठीक है, तो देखिए 18 में 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए थे चैप्टर से हमें, और 19 में भी 3 क्वेश्चन, तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से भी एस एंड पी ब्लॉक से देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। जितना आपसे हो पाए उतना पढ़ें, है ना। बस इन टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ उनको छोड़ना नहीं है आपको। अगला देखते हैं एफ एंड डी ब्लॉक, सॉरी हाँ, डी एंड एफ ब्लॉक, है ना। तो डी एफ ब्लॉक में देखो, डी ब्लॉक का तो हमने पढ़ चुका। डी ब्लॉक में क्या पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री, तो डी ब्लॉक में लगभग हम स्टडी कर चुके हैं, है ना। ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री और आपका जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये मैक्सिमम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एप्लीकेशन पोर्शन ही है जो हम पढ़ते हैं इन तीनों चैप्टर में। तो मेनली हमारा ए ब्लॉक बचता है। तो ए ब्लॉक का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो चीज़ है इसको आप पढ़ लें। बहुत सारे आयंस होते हैं, सीरियम 3+ कि सीरियम 4+ स्टेबल होगा, समेरियम 2+ स्टेबल होगा, समेरियम 3+ स्टेबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। तो ये कैसे जानेंगे आप स्टेबिलिटी इसका, तो ये जानेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अगर आपको प्रॉपरली एलिमेंट का नंबर पता है, एटॉमिक नंबर पता है, और आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, तो कंफर्म आप ए ब्लॉक से एक क्वेश्चन तो आपसे बनने वाला फिक्स हो जाता है। इसलिए आपको ए ब्लॉक के एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, साथ ही साथ उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। उससे क्या होता है कि +2 +3 है तो आप हाफ फील्ड है कि फुल फील्ड है, ये सब एनालिसिस कर पाएंगे, तब आप जान पाएंगे कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इसमें एक भी क्वेश्चन पूछा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा कि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है। और साथ में मैग्नेटिक मोमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है, सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला n+2 जो रूल हम लगाते हैं, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ये भी कैसे निकाल पाएंगे हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कि कैसे है, जब तक हम ऑक्सीडेशन स्टेट को समझेंगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको आना ही चाहिए, चाहे किसी भी एलिमेंट का हो, है ना, आपको निकालने आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, तभी आप केमिस्ट्री में थोड़ा आसानी से आप केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो इससे भी आपको 2-1 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन आपको इससे भी डी ब्लॉक से मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लास्ट पार्ट है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक इंपॉर्टेंट में रखिए आप। पॉलीमर केमिस्ट्री को क्लासिफिकेशन, अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया, एडिशन पॉलीमर हो गया, कि उसमें जो बोलते हैं हम लोग इलास्टोमर्स हो गया, फाइबर्स हो गया, ये सब टाइप के क्लासिफिकेशन अलग अलग, है ना। चाहे होमोपॉलीमर्स हो गया, कोपॉलीमर्स हो गया, तो क्लासिफिकेशन को हम समझ लेंगे। मैकेनिज्म देख लेंगे, केट आयनिक पॉलीमराइजेशन, एन आयनिक पॉलीमराइजेशन, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ये सब मैकेनिज्म में आता है, इनसे भी क्वेश्चन आएगा। मॉलिक्यूलर वेट से क्वेश्चन आता है ना, नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, इन सब से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। बल्कि मॉलिक्यूलर वेट वाले पोर्शन से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। हमेशा दोनों बार मैं देखा है, दोनों बार के सेट एग्जाम में 18 और 19 में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आया है, कि वही बहुत आसान रहता है। अगर आप नंबर एवरेज हो गया कि मॉलिक्यूलर वेट है, तो आप जो मॉलिक्यूलर वेट दिया जाएगा
उसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड ही करना है ना, नॉर्मल रूल है। ये भी मैं अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा आने वाले में, जब हम पॉलीमर केमिस्ट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस को आप छोड़ना नहीं है। आप चाहे मॉलिकुलर वेट के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसको आप छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से ये हो जाता है। तो इसको आप पढ़ लें। वेट एवरेज, नंबर एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको थोड़ा देख लें। पॉली डिस्पर्सिव इंडेक्स से क्वेश्चन आता है, जो वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट बाई नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट को डिवाइड कर देंगे तो हमारा पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स निकल जाता है, चाहे मोनोमर है कि पॉली है कि सिंगल है, जो भी। एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर मैंने बता दिया। डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स जो भी हमारे पास नायलॉन 66 है, बेकेलाइट्स है, आपका टेफ्लॉन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, है ना। कि टेफ्लॉन है तो टेफ्लॉन का मोनोमर यूनिट्स क्या है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन है तो इसके मोनोमर्स क्या है, चाहे नायलॉन 66 है तो इसका मोनोमर एडिपिक एसिड है। तो जो भी है हमें वो चीज़ पता होना चाहिए कि मोनोमर यूनिट्स क्या है। अगर हम किसी भी ऐसी आप 10-15 डिफरेंट पॉलीमर जो इंपॉर्टेंट्स हैं उसको आप क्या करेंगे, आप याद रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से बना पाएंगे क्वेश्चन। एक आध दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट मेथड, इससे तो क्वेश्चन आया नहीं है बट इससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे विस्कोसिटी मेथड होता है, सेडिमेंटेशन मेथड होता है, इन सब का वीडियो लेक्चर वीडियोस क्या होता है अगर देखना चाहेंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, क्योंकि एमएससी में इसका सिलेबस में है तो मैं पढ़ाता हूँ, है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर वेट मेथड में अब विस्कोसिटी मेथड होगा, लाइट स्कैटरिंग मेथड होगा, सेडिमेंटेशन मेथड होगा, इनके बारे में रफली एक आइडिया आपको होना चाहिए। और ये भी आप याद रखें कि विस्कोसिटी मेथड से हम नंबर एवरेज मॉलिकुलर वेट फाइंड करते हैं कि वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट निकालते हैं। ये सब क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और नेट के एग्जाम में तो कंफर्म इससे 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री से। अगर हम यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट की बात करें तो 2 क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलता है। तो ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप छोड़ना नहीं है सीजी सेट एग्जाम में भी, क्योंकि एक से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा जो कि आसानी से बनता है। तो जो आसानी से बने उसको हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 3-5-6 टॉपिक है अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, जिसको आपको छोड़ना नहीं है और पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहला है एरोमेटिसिटी। तो आपको एरोमेटिसिटी से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, दोनों ईयर में आया 18 और 19 में। तो इसमें होता यह है कि आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाएगा, आपको बताना है कि वो एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि होमो एरोमेटिक है। इसके भी एक सेपरेट आप पढ़ेंगे तो, है ना। 3 टॉपिक को छोड़ नहीं सकते। और साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, एरोमेटिसिटी को याद रखना है, हकल्स रूल, हकल का नियम है जो 4n+2 रूल जो होता है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये एरोमेटिसिटी से क्वेश्चन तो आना ही आना है, आपको याद रखना है, क्योंकि एरोमेटिसिटी का एक एप्लीकेशन भी होता है ना स्टेबिलिटी पे, ये भी आप याद रखिए। स्टेबिलिटी पे भी इसका क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि एरोमेटिसिटी के बेस पे डाइपोल मोमेंट का भी एप्लीकेशन है, एरोमेटिसिटी का बेस पे अगर देखेंगे तो उसका स्टेबिलिटी पर भी एप्लीकेशन है। इन सब से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो एरोमेटिक से एक क्वेश्चन तो आना फिक्स है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा। अगला है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करें तो एक तो होता है नेम्ड रिएक्शन। तो नेम्ड रिएक्शन में कैसे करें, तो नेम्ड रिएक्शन के लिए आपको जितना आपसे हो सकता है, जो जो नेम्ड रिएक्शन आपको रफली एक पता है, जैसे बेयर विनेगर हो गया, पिनाकॉल रीअरेंजमेंट हो गया, तो जो मेन नेम्ड रिएक्शन है जो आपसे हो पा रहा है उसको आप कर लीजिए। तो उसमें एक रफली ऐसा नेम्ड रिएक्शन के मैं प्रिपरेशन का एक स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा, है ना, कि उसमें आप ऐसा पढ़ें नेम्ड रिएक्शन में कि आप उसका रिएक्टेंट को पढ़ लें और प्रोडक्ट को पढ़ लें और देखें क्या चेंजेस और उसके अकॉर्डिंग उसको याद करने का ट्रिक करिए। 20-25 आप नेम डायरेक्शन भी देख लेते हैं तो उससे आपको 1-2 क्वेश्चंस में हेल्प हो जाएगा। अदरवाइज ये केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसमें देखिए इंटरमीडिएट से क्वेश्चन आएगा। इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटायन, कार्बेन आयन, कि आपको कार्बिन हो गया, नाइट्रीन हो गया, उसके बाद बेंजाइन हो गया, फ्री रेडिकल हो गया। तो इन सब के से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे स्टेबिलिटी को लेकर के हो या कुछ भी हो, लेकिन एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इंटरमीडिएट से, ठीक है। उसके बाद SN1 SN2 रिएक्शन, है ना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिकुलर, बाईमॉलिकुलर, E1 E2 रिएक्शन, और आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से भी आता है। अगर आप नॉर्मली एक ग्रुप दे दिया है, आपको बताना है कि आर्थो डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग है, रीजन पूछता नहीं है आपसे, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें आर्थो डायरेक्टिंग कौन सा है, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है। बट क्वेश्चन में ऐसा होता है कोई भी रिएक्शन दिया जाएगा और एक रिएजेंट दिया जाएगा, यहाँ पे कुछ ग्रुप अटैच है, इस ग्रुप को देख के आपको बताना है कि आर्थो में प्रोडक्ट बनेगा कि पैरा में बनेगा। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। इन सब चीज़ों को यहाँ पे जो बताने वाला हूँ, कीमो सेलेक्टिव, रेजियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक, इन चारों वर्ड्स को आप अच्छे से समझ ले कॉन्सेप्ट्स को, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आया हुआ है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैंने देखा है।
इन चारों वर्ड से क्वेश्चन तो आया ही आया है। तो कीमो सेलेक्टिव किस टाइप के प्रोडक्ट को बोलते हैं, है ना, कीमो रेजियो सेलेक्टिव किस टाइप के प्रोडक्ट को बोलते हैं। तो इन सब चीज़ को अच्छे से आप एक बार एनालिसिस कर लें। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन इसमें इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल। तो इस टाइप से आपको केमिकल रिएक्शन से छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और मैंने देखा कि 5 से 6 क्वेश्चन इन सब टॉपिक से देखने को मिला है। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, आपको इसको पढ़ लेना है, इससे आपका स्कोरिंग नंबर आपका आने का चांसेस है और अच्छा नंबर ही आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री से। स्टीरियो केमिस्ट्री में आरएस नॉमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए, कहीं का भी आरएस कैलकुलेट करने आना चाहिए आपको, आरएस नॉमेनक्लेचर करने आना चाहिए, इजेड नॉमेनक्लेचर करना आना चाहिए, भी एक इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से बनता है। दोनों क्वेश्चंस में आपको छोटा छोटा क्वेश्चंस है और आसानी से एक एक नंबर आपको मिलते चला जाएगा, है ना। कॉन्फ़िगरेशन से आना चाहिए, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। जो साइक्लोहेक्सेन जब हम बनाते हैं तो इसमें सिस एक्सियल इक्वेटोरियल वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सिस ट्रांस को रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो ये सब 3-4 टॉपिक्स हैं जिसको आपको पता होना ही चाहिए। और हम ये भी देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन फार्मूला होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, इन सबको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। वैसे तो इन सबसे क्वेश्चन अभी 18 और 19 में आया नहीं था, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट इस बार भी आ सकता है, कह नहीं सकते कि नहीं आएगा, है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको स्टीरियो केमिस्ट्री देखने को मिल सकता है सीजी सेट एग्जाम में 2024 में। 3 सब टॉपिक को छोड़ना नहीं है, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो ही जाता है ना। तो स्टीरियो केमिस्ट्री भी एक अच्छा चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे। तो अब आते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन को लेकर के। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसमें नंबर मिलता है, इससे क्वेश्चंस आना ही आना है। जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन हो गया, साइक्लोएडिशन रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉपिक, E9 रिएक्शन, डिल सेल्डर रिएक्शन। तो इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, है ना। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में 4n+2 एडिशन होता है, जो एक होता है नॉर्मल थर्मल कंडीशन में, एक होता है लाइट के प्रेजेंस में, किसी में कॉन्क रोटेटरी होता है, किसी में डिस रोटेटरी होता है। तो इन सब से क्वेश्चंस आता है, आपको इन सब को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। साइक्लो एडिशन में 2+2 साइक्लो एडिशन, 2-3 साइक्लो एडिशन, 5 साइक्लो एडिशन। तो इन सबको क्वेश्चंस को एक एक एग्जाम्पल के साथ आप पढ़े। चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत आसानी से समझ में आएगा, और इससे 2 या 3 क्वेश्चंस तो देखने को जरूर मिलेगा अगर आप सीजी सेट एग्जाम की बात करें तो हमें इन चैप्टर से क्वेश्चंस हमें नंबर लेना है। रीज़न है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में बहुत टफ है। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं ना, तो हम नेम्ड रिएक्शन या फिर रिएजेंट वाले चैप्टर से हमें नंबर लाना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि आपने सीजी सेट एग्जाम में भी देखा होगा 18-19 पेपर्स में, अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस है, तो बहुत सारे रिएक्शंस तो बनते भी नहीं, क्योंकि बहुत टफ हो जाते हैं रिएजेंट केमिस्ट्री को पढ़ पाना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो मेन टॉपिक है जिससे नंबर हमारा लाया जा सकता है, उसमें यही 3-4 टॉपिक, जैसे मैंने बताया, सबसे पहले एरोमेटिसिटी, केमिकल रिएक्शन, फिर मैंने बताया स्टीरियो केमिस्ट्री, ये एक पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। 3-4 टॉपिक है जिसमें नंबर लाया जा सकता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। 3 को तो हम अच्छे से कर ही लेते हैं, ताकि अगर हम रिएजेंट केमिस्ट्री हमारे से नहीं भी बन रहा है, बहुत सारे रिएक्शन आ गए नेम्ड रिएक्शन, अगर वो नहीं भी बना तो इन सबसे क्वेश्चन हमें उतना हमारा मार्क्स हो जाएगा। वैसे सेम फोटो केमिस्ट्री में नॉरिस टाइप 1, नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन देख लें, और पैटर्नो बुची रिएक्शन देख लें। तीनों रिएक्शंस के बारे में हल्का हल्का नॉलेज रहे आपको, है ना, क्या होता है इसमें, प्रोडक्ट क्या बनता है, रिएक्टेंट क्या होता है, और इसको क्यों क्या बनता है इससे। इन सबको अगर रीजन आपको पता होगा फोटो केमिस्ट्री में, तो एक क्वेश्चन आपसे कन्फर्म है, एक क्वेश्चन तो आएगा और एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ही बोला हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप चैप्टर हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में बहुत एक लेंदी सब्जेक्ट हो जाता है ना, आसान नहीं होता पढ़ पाना। उसके बाद है स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में सभी टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैंने इंक्लूड कर दिया है। जैसे IR से क्वेश्चन आया है, NMR से आया है, रमन से आया है, मोजाबेर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आया है। अब देखो IR, NMR, इस सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी को आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है, इसमें आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालने आना चाहिए। एक्टिव मॉलिक्यूल जैसे बोलते हैं ना, कि कौन इसमें IR एक्टिव है, कौन सी इसमें NMR एक्टिव है, उसका सिलेक्शन रूल होता है। मैंने यहाँ पे छोटा एक चीज बताता हूँ आपका, सिलेक्शन रूल से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। सिलेक्शन रूल कि IR एक्टिव के लिए सिलेक्शन रूल क्या है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया आपका, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया। तो इन सब से आपको क्या आना चाहिए, सिलेक्शन रूल सबका, और साथ में सबका थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल पढ़ लेना है, और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या फिर एक्टिव मॉलिक्यूल, कि किसी भी मॉलिक्यूल को देख, जैसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन है N2, हम बोलते हैं कि ये IR एक्टिव नहीं है। रीजन यही है क्योंकि ये लीनियर मॉलिक्यूल है, इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो रहा है, डाइपोल मोमेंट है इसका 0, तो इस वजह से IR एक्टिव नहीं है। तो इस डायरेक्टली क्वेश्चन आया है कि 4 ऑप्शन दे दिया गया, इसमें पूछा गया कि कौन कौन सा IR एक्टिव है, कौन कौन सा रमन एक्टिव है, कौन सा NMR एक्टिव है। तो इन सब क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं NMR एक्टिव की बात करें तो हमारा ऑड होना चाहिए, जैसे कार्बन 6 देखो इवन इवन है तो ये एक्टिव नहीं होगा, लेकिन 13 कार्बन 6 है तो एक्टिव होता है NMR एक्टिव, क्योंकि 13 हमारा ऑड होना चाहिए। कोई भी एक
चाहे मॉलिक्यूलर वेट हो या एटॉमिक नंबर हो, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड नंबर है तो NMR एक्टिव होता है। तो इस टाइप छोटा छोटा ट्रिक्स है जिसको आप पढ़ के रखें, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा और आपसे आसानी से बनेगा। जैसे मोज़ाबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैं बात करूं तो मोज़ाबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन से एलिमेंट देता है, जैसे कि आपका कोबाल्ट है, आयरन है, ये मोज़ाबेयर एक्टिव एलिमेंट है, मतलब उसके एटॉमिक मास के साथ ना, आयरन जैसे आयरन 53, कोबाल्ट जितने भी है, तो उन सब चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, लेकिन नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस आएगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस के फॉर्म में आते हैं। तो हमें एक दो ऑप्शन भी अगर हमसे क्लियर हो जा रहा है ना, हमें समझ में आ रहा है, तो हम आंसर को फाइंड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया रफली है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी हम कैसे पढ़ें, और साथ ही साथ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी में बता रहा हूँ यहाँ पर एक चीज़ और, कि जो IR एक्टिव है, बहुत सारा क्वेश्चन आया है 18 और 19 में IR से। IR में क्या था कि IR का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दिया, जैसे कि कीटोन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1600 सेंटीमीटर इनवर्स है, कि आपका OH के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एल्कोहल का 3400 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो इस टाइप से आप 10 से 15 फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को एक पेज में लिख लें और डेली देखें उसको, है ना। तो इससे एक रफली एक आपको आइडिया हो जाएगा कि हर एक फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कितना होता है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, और साथ ही साथ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 3-4 आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया, सॉरी क्वेश्चन दे दिया गया है, उसका बताना है कि स्टेजिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा किस में है, कम किस में है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप पढ़ें रफली, है ना। छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को पढ़ें स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो आपसे आसानी से बनेगा और उस वहीं से क्वेश्चंस आता है। अब पूरा बड़ा-बड़ा मॉलिक्यूल्स लेकर के पूरा बैठ के उसको अच्छे से अगर हम एनालिसिस करने जाएँ तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी चीज़ है, और उससे क्वेश्चन आएगा तो चांस भी बहुत कम रहता है कि सही बने वो। रीज़न क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है, एग्ज़ाम हॉल में हमें टाइम के साथ चलना है। तो आप छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट को मेन फोकस कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी पे, और अदरवाइज़ आप चाहें तो एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ सकते हैं। तो इससे 4 या 5 क्वेश्चन, देखो 5 क्वेश्चन तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इन सब स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको देखने को भी मिलेगा, किसमें भी मिलेगा, 24 में भी मिलेगा, ठीक है। अब एक यूवी विजिबल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जैसे बीएस लैम्बर्ट लॉ आपको आना चाहिए। एनर्जी ट्रांजिशन, जैसे मैं बोला था सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन, पाई टू पाई ट्रांजिशन, सिग्मा टू एन टू पाई ट्रांजिशन और एन टू सिग्मा ट्रांजिशन। इन चारों ट्रांजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी ज़्यादा किसका होगा, एनर्जी कम किसका होगा। एक एक दो दो एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि किस टाइप के एग्जांपल्स में ये सब ट्रांजिशन आपको मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूवी विजिबल में, है ना, इससे क्वेश्चन आया भी है। जेब्लॉन्स्की डायग्राम हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि सिंगलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है, फ्लोरोसेंस फास्फोरेसेंस क्या होता है। जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में एनर्जी आता है तो एक में फ्लोरोसेंस बोलेंगे, दूसरे केस में फास्फोरेसेंस बोलते हैं, तो क्यों। तो ये सब क्वेश्चंस आपको आना चाहिए। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन इस बार 24 में देखने को आपको मिलेगा इस यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के इन सब पॉइंट्स से, ठीक है। अब हम चलते हैं अगला फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। रफली मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेन टॉपिक को मैंने बता दिया है जो इंपॉर्टेंट है, और तो बहुत सारे टॉपिक है बट मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिया हूँ। अब हम आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहला है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में हम देखते हैं डिफेक्ट्स, क्रिस्टल डिफेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन डन है। क्रिस्टल डिफेक्ट से शॉर्ट की हो, फ्रेंकल हो, एफ सेंटर वाला हो, कि मेटल एक्सेस हो, मेटल डिफिशियंसी हो, कुछ भी डिफेक्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो जैसे हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, तीन सब ऑर्थोगोनल, ऑर्थो रोम्बोहेड्रल, तीन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल सिस्टम में, कि इनके बीच का बॉन्ड एंगल इक्वल होता है, 90 डिग्री होता है, और इनके बीच का जो एक्सिस के जो डायमीटर है वो इक्वल होता है। मतलब ये जो हम पढ़ते हैं ना अल्फा बीटा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, इस टाइप से आपको पता होना चाहिए क्रिस्टल सिस्टम के सभी 7 या 8 सिस्टम जो भी होते हैं सबको, ठीक है। क्रिस्टल का सिमेट्री पता होना चाहिए, क्या क्या सिमेट्री है इसमें, उसका डेंसिटी निकालने वाला एक फार्मूला होता है, उस पर आपको याद रखें, क्रिस्टल का डेंसिटी का चैप्टर आता है। रेडियस निकालने का आता है ना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 इस टाइप से, चाहे बीसीसी हो। अब क्रिस्टल सिस्टम में एक चीज़ और याद रखेंगे, क्रिस्टल सिस्टम में यूनिट सेल, यूनिट से मुझे बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं, एफसीसी में, सिंपल क्यूबिक में, ये सब पता होना चाहिए। और कुछ कुछ जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, इन सब का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इनका, कितने आयंस होते हैं पर यूनिट सेल, है ना। तो इन सब क्वेश्चंस को रफली आप एक एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान होगा। और 1 या 2 क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा सॉलिड स्टेट से, तो इससे भी आपको आसानी से समझ में। ब्रेक इक्वेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस से आया हुआ डी हम जो निकालते हैं, है ना, 1/2 h², 1/2 k², 1/l², इस टाइप के क्वेश्चन। एच के एल मतलब एच के एल क्या होता है, मिलर इंडाइसेस होता है, क्या होता है, मिलर इंडाइसेस। इन सब से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको सॉलिड स्टेट को अच्छे से पढ़ लेना है। 1-2 क्वेश्चन तो मान के चलिए आपको आना ही आना है सॉलिड स्टेट से, ठीक। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूछा जाएगा,
कंडक्टिविटी चाहे स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो कि नॉर्मल कंडक्टेंस हो, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इन सब के बारे में फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। डिबाई हकल का एक डिबाई हकल ऑनसेगर इक्वेशन होता है, उससे क्वेश्चन आए हैं। कोरलॉस लॉस इक्वेशन आएगा, आयनिक स्ट्रेंथ निकालने वाला, इलेक्ट्रोड है ना, आयनिक स्ट्रेंथ में हम एक फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते हैं 1/2 mz का स्क्वायर जो होता है, इसके बेस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्ट्रोड से आया हुआ है जीटा पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, चाहे कैलोमल इलेक्ट्रोड हो चाहे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इससे भी क्वेश्चन आया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से भी वैल्यू आया हुआ है, ई माइनस ई कैथोड माइनस ई एनोड करके जो बनता है ना न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ई सेल हम निकालते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको बोलते हैं ईएमएफ, ईएमएफ जो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इससे भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी देखने को मिलेगा, तो आप छोड़ नहीं सकते फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो, है ना, क्योंकि हमें केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में पढ़ना पड़ता है, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो। और सबसे 6 से 7 चैप्टर भी हम पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे लिए 6 to 7 चैप्टर भी पढ़ लेते हैं ना, तो हमारे लिए आसानी हो जाता है। अब अगर थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स दोनों को मैं एक साथ बनाया हूँ, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जब फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से क्वेश्चन आ सकता है। वर्क डन से क्वेश्चन आता है, चाहे रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल आइसोथर्मल हो, रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस से आएगा आपका, है ना, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, सब प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है, इन सबसे क्वेश्चन आएगा। एंट्रोपी एंथैल्पी के बारे में जानकारी होना चाहिए, फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी सब आता है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और एक एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इन सब का एक इक्वेशंस रहता है ना, डेल्टा एच इज इक्वल टू होता है ना डेल्टा जी, देखो डेल्टा जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, तो इन सभी इक्वेशन से भी क्वेश्चन आएगा। नॉर्मल इक्वेशंस भी दे सकता है, अब हम एग्जाम में जो सीजी सेट के एग्जाम है, इन सब इक्वेशंस को भी पूछा जा सकता है कि एग्जैक्ट कौन सा सही है कौन सा गलत है करके, है ना। एक याद रखेंगे मैक्सवेल रिलेशन, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स अगर क्वेश्चन दे रहा है तो एक मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चन आता है, पार्टीशन कोफिशिएंट से भी आया है, अगर बन जाए तो पढ़ें इसको। रेसिडुअल एंट्रोपी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो मैक्सवेल रिलेशन को ना छोड़े, स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। और बाकी तो नॉर्मल थर्मोडायनेमिक्स जो हम पढ़ते हैं वो सब हम पढ़ना ही पढ़ना है। इससे भी 5 से 6 क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर, 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इन चैप्टर से, तो इसको भी नहीं छोड़ सकते। अगला है क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्वांटम केमिस्ट्री में पॉस्टुलेट्स, कितने जो पॉस्टुलेट्स हैं उसको पढ़ लीजिए। आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन निकालना हम सीखना जरूरी है। 1D बॉक्स पढ़ें, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर पढ़ें, रिजिड रोटर, हाइड्रोजन एटम। तो देखिए जब हम चारों को जब पढ़ते हैं ना, 1D बॉक्स हो गया आपका, रिजिड रोटर हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, सिंपल हार्मोनिक ऑस्किलेटर, तो इसमें 2-3 चीज पढ़ें, सबका वेव फंक्शन निकालना और सबका एनर्जी निकालना, है ना। और लास्ट में होता है एनर्जी लेवल, अलग अलग हम n इक्वल्स टू 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो अलग अलग एनर्जी लेवल्स आते हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते, आप डायरेक्टली 1 डायमेंशनल बॉक्स पढ़िए और उसको वेव फंक्शन को इक्वेशन को लिख लीजिए पेज में, और आप उसका वेव फंक्शन को और एनर्जी लेवल को लिखिए, इसी से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इससे आपको क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना पाओगे। तो मैक्सिमम सबका क्या देखना है इन चारों का, एनर्जी लेवल का इक्वेशन और वेव फंक्शन के इक्वेशन आपको देखना ही देखना है, ठीक है। एनर्जी लेवल में बता दी, वेरिएशन प्रिंसिपल पढ़ सकते हैं, पर्टुर्बेशन थ्योरी, नॉर्मल नॉर्मल हमें नॉलेज होना चाहिए इन सबसे क्वांटम केमिस्ट्री का, ठीक है। इन सब चीज़ को भूलना नहीं है, पढ़ना ही पढ़ना है। ग्रुप थ्योरी से सिमेट्री एलिमेंट्स, पॉइंट ग्रुप एंड कैरेक्टर टेबल, 3 चीज आपको सिमेट्री एलिमेंट्स निकालने आना चाहिए। C4 सिमेट्री कैसा होता है, S4 सिमेट्री क्या होता है, C2 C3 हो गया, तो इस टाइप के अलग अलग सिमेट्री एलिमेंट्स, प्लेन सिमेट्री हो गया, वर्टिकल प्लेन सिमेट्री हो गया, ये सब पता होना चाहिए। और पॉइंट ग्रुप, पॉइंट ग्रुप में आपको C2 भी, C3 भी, C4 भी, आपको D2H, D3H, D6H, ऑक्टाहेड्रल, इन सब पॉइंट ग्रुप का एक एग्जाम्पल, सभी पॉइंट ग्रुप को समझना है कि इसमें क्या क्या, जैसे C2 में C2 एक्सिस है, 2 वर्टिकल प्लेन वाला सिमेट्री है, तो इस टाइप से क्वेश्चन तो आता ही, नॉर्मल एक क्वेश्चन आएगा ही आपको हर एक पॉइंट ग्रुप से, एक एक एग्जाम्पल के साथ आप समझ के उसको रखे रहें तो आपको एक क्वेश्चन आपका डन हो जाता है। ग्रुप थ्योरी से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मैक्सिमम चांसेस है पॉइंट ग्रुप से ही आए, है ना। जैसे D2H 3 C3 भी पहचानने के लिए आ सकता है, मैच द फॉलोइंग करके भी आ सकता है, जैसे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो ये सब क्वेश्चन तभी बनेगा जब हम प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे पॉइंट ग्रुप का भी, मैं इसका भी वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, है ना, तब उसको और डिटेल में हम समझा दूंगा, ठीक। अब आते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो न्यूक्लियर रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में चेन रिएक्शन और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, मतलब अल्फा बीटा गामा टाइप का रिएक्शन हमें पढ़ना पड़ेगा। न्यूक्लियर डीके जो होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो फॉलो होता है, ये भी हम देख लेंगे इसको, है ना। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में नॉर्मल न्यूक्लियर का रिएक्शन हमें समझना है और अल्फा बीटा गामा इस टाइप के रिएक्शंस को भी समझना पड़ेगा, एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा।
उससे पहले एक एसिड बेस है ना। एसिड बेस में अर्नियस के एसिड बेस, ब्रॉन्स्टेड, लुईस बेस, देखो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ब्रॉन्स्टेड का पता होना चाहिए, अर्नियस का होना चाहिए। अब एक और आता है लुईस बेस में हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड से भी क्वेश्चन आता है। और एक चीज़ और है सॉल्वेंट, डिफरेंट सॉल्वेंट में एसिडिक प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। अगर हम किसी भी चीज़ को एक सॉल्वेंट में अगर डुबा के रखें तो एसिड जैसे बिहेव कर सकता है, अगर ये दूसरे सॉल्वेंट में करें तो बेस जैसे भी बिहेव कर सकता है। किस पर डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट पे। तो एक्वस सॉल्वेंट करके एक चैप्टर होता है, एक्वस सॉल्वेंट एसिड बेस करके, है ना, उस टॉपिक को इसमें भी पढ़ लें। और साथ में एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक स्ट्रेंथ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे रेजोनेंस हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, सब चीज़ों को भी पता होना चाहिए। हार्ड सॉफ्ट को छोड़ना नहीं है, हार्ड सॉफ्ट से का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, एपी में भी आया इससे क्वेश्चन, है ना। तो एक या दो क्वेश्चन इससे भी देखने को आपको मिलेगा। अब आते हैं केमिकल काइनेटिक्स को लेकर के। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को छोड़ना नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को पूरा समझना है, उसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, उसका फाइनल एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होता है, 1/2.303 टी होता है, और लॉग a/a-x। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन ऐसा कुछ इस सब का पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसके यूनिट्स कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ कैसे फाइंड करते हैं। तो हाफ लाइफ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, अरेनियस इक्वेशन से भी आया है। अरेनियस इक्वेशन मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट पे क्वेश्चन आया हुआ है, रेट कांस्टेंट पे आया है, लाइन वियर, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस पे भी आए होते हैं। ये मेनली टॉपिक है जो हम केमिकल काइनेटिक्स छोड़ना नहीं है इन सब टॉपिक को। इसके अलावा भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनसे भी देखो 2 या 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मतलब लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको केमिकल काइनेटिक्स को भी देखने को मिलने वाला है। तो इसके हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स कर लें, केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगला है मेडिसिनल केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन मेरे को देखने को मिला था, इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जैसे कि हम बोलते हैं ना पैरासीटामॉल, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, इन सब का नॉर्मल आप 5 मैक्सिमम 5 to 10 के बीच में आपको मेडिसिन होगा जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। सैलिसिलिक एसिड हो गया, है ना। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, उनका केमिकल फार्मूला हम देख के एक पेज में लिख लें, और उसके बेस पे एक आध क्वेश्चन आपको चांसेस है कि आने का, तो आपको एक क्वेश्चन आपको बन जाएगा, डायरेक्टली देख करके आप बना पाएंगे। अगर मैच द फॉलोइंग में आ गया तो आपके लिए आसानी हो जाता है, अगर एक हमें पता रहता है ना तो हमारा क्वेश्चन भी बन जाता है। अब अगला है एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें टाइप्स ऑफ एरर से क्वेश्चन आया है, कितने टाइप के एरर्स होते हैं। प्रिसीजन और एक्यूरेसी से क्वेश्चन आया है, या प्रिसीजन है कि एक्यूरेसी, जो भी। क्रोमेटोग्राफी को आप पढ़ लें, क्रोमेटोग्राफी से ऐसे क्वेश्चन आया नहीं है 18-19 में, बट चांसेस है क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन आएगा, तो क्रोमेटोग्राफी भी आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी से, जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो गया, है ना, आपका सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी हो गया। तो इन सब क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ये एएएस क्या है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और एईएस एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी क्वेश्चन आना चाहिए, आता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा टॉपिक, देखते हैं कुछ जो छूटा है सरफेस केमिस्ट्री में, जैसे कि फिजियोज ऑप्शन, केमीज ऑप्शन के बारे में पूछा गया है ना। सरफेस केमिस्ट्री में माइसेल्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि माइसेल्स होता क्या है, अब क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, अब इसको भी देख लेंगे। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस आपका, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, आयोनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन सब से भी क्वेश्चन आता है, इनको छोड़ नहीं सकते। अब रफली अमीनो एसिड से क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड आपसे पूछा जाएगा, इसमें से बेसिक अमीनो एसिड कौन सा है, इसमें से एसिडिक अमीनो एसिड कौन है, ज़्यादा स्टेबल कौन है। चाहे प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आ सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनी प्रोटीन के स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। कार्बोहाइड्रेट से भी आता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड्स, अलग अलग, है ना, ग्लूकोज, स्टार्च, इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। टर्पेनाइड्स के बारे में भी पढ़ लें, अलग अलग टर्पेनाइड्स, और नेम्ड रिएक्शन, मैं पहले ही बोला हूँ नेम्ड रिएक्शन के लिए आपको 15 से 20 नेम्ड रिएक्शन जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपको देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसके अकॉर्डिंग आप नेम्ड रिएक्शन के पेज में लिख लें, और उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हम फाइंड करके रख लेते हैं, उसके बेस पे आप इन सब टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। इन सब टॉपिक से भी 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और 8-10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा टॉपिक से आए हैं जो यहाँ पर इंक्लूड मैंने नहीं किए है ना, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इतने को हम कर लेते हैं तो हमारा सीजी सेट तो क्लियर होना लगभग तय हो जाएगा, क्योंकि ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। सभी चैप्टर का मैंने इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल लगभग मैंने इसमें क्या कर दिया है, इसे मैंने एनालिसिस कर दिया है। इस पीडीएफ को मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, है ना, टॉपिक को आप देख सकते हैं इसके बेस पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया हो केमिकल साइंस को लेकर के, जो भी एनालिसिस था मेरा। और अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दे, ताकि सबका सेट क्लियर हो जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।